चलिए आज बात करते हैं बॉलीवुड की। एक ऐसी कहानी जिसमें पावर है, पैसा है और जाहिर है सिनेमा भी। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सवाल ये है कि एक फिल्म इंडस्ट्री जो कभी कहते हैं कि दुबई के सायों से चलती थी, वो आज इतनी कैसे बदल गई। ये जो पिछले 40 सालों में जबरदस्त बदलाव आया है ना, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। आज हम उसी की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, आज के बॉलीवुड को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं 1980 और 90 के दशक में। एक ऐसा दौर था वो जब इस इंडस्ट्री का एक बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक पार्टनर हुआ करता था। तो कहानी की जड़ क्या थी? देखिए, उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री को ऑफिशियली इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं मिला था। इसका सीधा मतलब ये था कि कोई भी बैंक फिल्मों के लिए लोन नहीं देता था। अब पैसा तो चाहिए, तो इस खालीपन को, इस वैक्यूम को भरा अंडरवर्ल्ड के काले धन ने। और ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं था। डी कंपनी का असर सिर्फ फंडिंग तक सीमित नहीं था। भाई, कौन सी फिल्म बनेगी, कास्टिंग में कौन होगा, विदेशों में फिल्में कौन बांटेगा, यहाँ तक कि आपसी झगड़े भी वही निपटाते थे। मतलब बॉलीवुड पर उनका एक छत्र राज था। प्रोड्यूसर और स्टार्स मानो एक बड़े खेल की कठपुतलियां बन गए थे। तो आप देखिए कि ये पकड़ कैसे मजबूत होती गई। 80 के दशक में तो ये काला धन बस फंडिंग का एक बड़ा जरिया बना। फिर आया 1993, मुंबई बम धमाके हुए और जब जांच हुई तो डी कंपनी और कुछ फिल्मी हस्तियों के बीच के गहरे कनेक्शन सामने आ गए। और 1997 में तो हद ही हो गई, जब संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह गुलशन कुमार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड की मांगे मानने से इनकार कर दिया था। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही डरावना मैसेज था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं टिकता। 2000 का दशक आते आते कई चीजें एक साथ होने लगी और इस पूरे शैडो सिस्टम में दरारें पड़नी शुरू हो गई। तो चलिए देखते हैं कि इस पुराने दौर का अंत कैसे शुरू हुआ। तो ये बदलाव 3 बड़ी वजहों से आया। सबसे पहले सरकार ने बहुत सख्त कानून बना दिए मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, जिससे काले धन का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो गया। दूसरा, इंडस्ट्री को आखिरकार ऑफिशियल दर्जा मिल ही गया। अब कॉरपोरेट और बैंक्स भी पैसा लगाने लगे। और तीसरा, एक और बहुत बड़ी चीज हुई, RRR और पुष्पा जैसी साउथ इंडियन फिल्मों का उदय। इन्होंने एक जबरदस्त कल्चरल ऑप्शन दिया जो पूरे देश के दर्शकों को पसंद आया। और देखिए, जब पैसा लगाने वाले बदलते हैं ना, तो कहानियां भी बदल जाती हैं। इसी के साथ सिनेमा की एक नई लहर शुरू हुई, जिसने इंडस्ट्री के पुराने बड़े नामों को सीधी चुनौती दे डाली। इसी दौरान एक शब्द बहुत चर्चा में आया, उर्दूवुड। ये पुराने बॉलीवुड के लिए इस्तेमाल होने वाला एक क्रिटिकल टर्म था। तर्क ये था कि पुराना बॉलीवुड अपनी भारतीय जड़ों से कट गया था। उसकी भाषा और स्टाइल बहुत ज्यादा वेस्टर्न और उर्दू भारी हो गई थी और अक्सर वो पारंपरिक भारतीय मूल्यों को नेगेटिव तरीके से दिखाता था। इस शब्द को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कल्चरल बदलाव की हवा किस तरफ बह रही थी। तो देखिए, ये बदलाव कितना बड़ा था। एक तरफ था पुराना दौर, जहां तीनों खान का बोलबाला था। फिल्में NRI ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनती थीं और पैसा कॉरपोरेट घराने लगाते थे। दूसरी तरफ आई नई लहर, जहां असली पावर बन गया अच्छा कंटेंट और राष्ट्रीय भावना। फिल्में अपनी जड़ों से जुड़ी, ऐतिहासिक कहानियों पर बनने लगी और पैसा प्राइवेट इक्विटी और OTT प्लेटफॉर्म से आने लगा। पूरा खेल ही बदल गया। और इस नई लहर को असली ताकत दी कुछ गेम चेंजिंग फिल्मों ने, जैसे 2019 में आए उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसने इंडस्ट्री का टोन ही बदल दिया, उसे एक अनअपोलोजेटिक राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ दिया। और फिर 2022 में आई द कश्मीर फाइल्स। इसने तो कमाल ही कर दिया। एक छोटे बजट की फिल्म एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर, और उसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो भी बिना किसी बड़े स्टार के। इसने साबित कर दिया कि अब सिर्फ स्टार पावर से फिल्में नहीं चलती। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और आखिरी मोड़ किसी स्टूडियो या बैंक के कमरे में नहीं आया, वो आया ऑनलाइन, इंटरनेट पर। हुआ ये कि आम जनता ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुराने वीडियो क्लिप्स, पुराने इंटरव्यूज निकाले और सबको याद दिलाना शुरू किया कि इंडस्ट्री के अतीत में किसके साथ कैसे संबंध थे। ये एक तरह का ऑनलाइन आंदोलन बन गया, जिसने बॉलीवुड के इतिहास और उसकी दिशा पर एक जबरदस्त पब्लिक डिबेट छेड़ दी। और फिर बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड जोर पकड़ने लगा। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा जैसी बड़ी फिल्मों के खिलाफ बाकायदा डिजिटल कैंपेन चलाए गए। मतलब दर्शकों की राय अब सिर्फ राय नहीं रही,
वो एक हथियार बन गई थी जिसका सीधा असर बॉक्स ऑफिस पर पड़ रहा था। ये वो पल था जब सबको समझ आ गया कि दर्शक के पास अभी बहुत ताकतवर आवाज है। तो सवाल ये उठता है कि इन बॉयकॉट ट्रेंड्स और नए तरह के सिनेमा के आने के बाद क्या खान सितारों का जो वर्चस्व था वो पूरी तरह खत्म हो गया? खैर, इतनी भी जल्दी नहीं। 2023 में शाहरुख खान ने पठान और जवान के साथ जो रिकॉर्ड तोड़ वापसी की, उसने साबित कर दिया कि स्टार पावर में अब भी दम है, बशर्ते वो वक्त के साथ खुद को ढाल ले। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि वो जो एक छत्र राज था वो जरूर टूट गया, लेकिन जो स्टार्स नई हकीकत को समझकर काम कर रहे हैं वो आज भी कामयाब हो सकते हैं। तो फिर इस पूरी उथल-पुथल के बाद आज की तस्वीर क्या है? आज हिंदी सिनेमा की नई हकीकत क्या है? इस पूरी यात्रा को हम ऐसे समझ सकते हैं। 80 और 90 के दशक में पावर थी अंडरवर्ल्ड के हाथ में और पैसा आता था दुबई से। फिर 2000 से 2015 तक का दौर आया जब कॉरपोरेट घरानों और खान्स का दबदबा था, और 2016 के बाद से आज का दौर ये कंटेंट ड्रिवन है, राष्ट्रवादी है। अब पावर किसी एक के हाथ में नहीं, बल्कि कंटेंट, प्राइवेट इक्विटी और ओटीटी के बीच बंटी हुई है। तो देखिए, पुराने गेटकीपर तो अब जा चुके हैं, पार अब किसी एक सेंटर में नहीं है। ये क्रिएटर्स, ऑडियंस और नए तरह के फाइनेंसर्स के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान है, और यही चीज़ हिंदी सिनेमा के भविष्य को बहुत ही दिलचस्प और खुला बना देती है।